दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आज इसी रिपोर्ट के अंदर नेशनल और मिडिल ईस्ट सारी खबरें मैं आपको देने वाला हूं। शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वरना आपका काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ़ौरन मोदी जी के 15 लाख वाले जो पैसे आपके पेंडिंग हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप फटाक से फ्लैट ले लेंगे और 2 ही दिन में आप जो है अमीर हो जाएंगे। झूठ लग रहा है, मोदी जी की बात तो मान लिए थे आप, हैं? खैर आगे बढ़िए। अब आपको बताते हैं कि हिंद महासागर में अमेरिका ने अपना परमाणु तैनात कर दिया है, परमाणु बम। एक ऐसी सबमरीन जो एक साथ 14 परमाणु बम लेके जा सकती है, उस सबमरीन को इंडियन ओशियन में तैनात कर दिया है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि ये चीन के खिलाफ है और चीन को डराने और धमकाने के लिए है और साथ में नॉर्थ कोरिया को भी सबक सिखाने के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, इस रिपोर्ट में नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक आपको बताऊं कि अमेरिका ने हिंद महासागर में अपनी सबसे महाविनाशक मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बी दिखाई है। निशाने पर चीन या कौन? जी हां, नव भारत टाइम्स भी इस बात को समझ गया है। जो पिछले 2 साल से जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रजा ग्राफी के जानने वाले इस बात को जानते हैं और सुनते हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं होता। हिंद महासागर में इसने भले ही परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है, लेकिन ये खतरा भारत के लिए भी है, ये खतरा चीन के लिए भी है, ये खतरा आसपास के कई देशों के लिए है। लेकिन क्या कहें, जो पेशाब के नशे में होते हैं हम उनको समझा नहीं सकते। बहरहाल आपकी इसी रिपोर्ट में, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अमेरिका की नौसेना ने महाविनाशक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को तैनात कर दिया है और ऐलान ऑफिशियली कर दिया है। अमेरिका की ये पनडुब्बी हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे डियाग्रो गार्सिया पहुंच गई है। डियाग्रो गार्सिया जो है द्वीप है ये, और एक तकनीकी रूप से ये ब्रिटेन का इस पर कब्जा है, लेकिन ब्रिटेन ने इस पूरे ही इलाके को, इस द्वीप को अमेरिका को सौंपा हुआ है। तो दोस्तों ये तस्वीर देखिए, चंद तस्वीर है, यही वो पनडुब्बी है जिसके अंदर घातक परमाणु बम तैनात हैं। 25 अक्टूबर से ये इस भारत के हिंद महासागर के बेहद करीब कहा यह जा रहा है कि चीन के खिलाफ तैनात है। लेकिन मैं मोदी सरकार से, भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री से इस बात की गुजारिश करूंगा कि ज़रा आंख नाक कान खोल कर रखें, क्योंकि ये ख़तरा भारत के लिए भी है। क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका से इतने बेहतर नहीं हैं जितने पहले थे, और ख़ासकर अमेरिका और इजराइल ये 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनों को ही डसा है। भले ही अमेरिका, सोच के देखिए, अभी 4 दिन पहले तक अमेरिका ये कह रहा था कि चाइना की जो नेवी है वो काफ़ी ख़तरनाक है। ऐसे में चाइना की नेवी से लड़ने के लिए परमाणु बम तैनात इतनी आसानी से कर दिया। अब ज़रा दिमाग में इस बात को रखते हुए अगली खबर देखिए कि अमेरिका की दादागिरी चीन ने निकाल दी। साउथ चाइना सी चाइना अपना मानता है पूरा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एक वॉरशिप चीन के साउथ चाइना सागर में घुसी, जिसके बाद चाइना ने उसको कई फायर करके, जिसे वो एक कानून होता है, कोई भी किसी के गलती से इलाके में चला जाता है तो सामने वाले जो नौसैनिक होते हैं वो हवा में फायर करते हैं। अर्ली वार्निंग फायर समझ लीजिए, या एक वार्निंग देना समझ लीजिए। तो इसी तरह से चीन ने अमेरिका के उस वॉरशिप को धमकाया, जिसके बाद अमेरिका का वो वॉरशिप चंद ही मिनट के अंदर वापस पीछे हट गया। तो अगर चीन को डराना था तो अमेरिका फिर पीछे क्यों हटा? तो आप समझ लीजिए, असल में ये जो इसने 28 अक्टूबर से हिंद महासागर में अमेरिका ने परमाणु तैनात किया है, ये भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। क्योंकि दोस्तों
जो बात मैं कह रहा हूं और 1.5 साल पहले कह रहा था, वो आज दैनिक भास्कर ने अपने एक्सप्लेनर में कही है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दैनिक भास्कर के एक्सपर्ट का यह कहना है कि 2023 में भारत पर हमला कर सकता है चीन। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए ताइवान नहीं, भारत पर चीन का निशाना। जी हां, आप समझ रहे हैं, चाइना ताइवान पर अटैक नहीं करेगा, चाइना किसी और को नहीं लपेटेगा, बल्कि भारत के ऊपर हमला करेगा। ये बात आप खुद जानते हैं कि 2 साल से मैं कह रहा हूं। ठीक जब चाइना घुसा नहीं था, तब भी मैं कह रहा था कि गलवान घाटी से लेकर लद्दाख तक हमारी सेना को, हमारी जमीन को, हमारे भारत को खतरा है चीन से। लेकिन चाइना घुस कर वापस भी चला गया, लेकिन हमारे वाले कहते रहे ना होता है। अच्छा, जब कोई घुसा नहीं था, तो जब चीन ने पीछे हटने का फैसला लिया और भारतीय सेना भी अपनी जगह से पीछे हुई, तो फिर मोदी सरकार ने तालियां बजा बजाकर क्यों शोर मचाया कि चाइना पीछे हट रहा है, चाइना पीछे हट रहा है, भाइयों बहनों चाइना अरे जब आगे नहीं आया तो पीछे। तो दोस्तों, ये सब बहुत गंदा खेल चल रहा है और हकीकत में असल में हमारा भारत ही खतरे में है। जो बात मैं कहना चाह रहा था, दैनिक भास्कर के एक्सपर्ट कह रहे हैं, अरे भैया हमको रख लो फॉरेन मिनिस्ट्री में, तुमसे अच्छी जानकारी तो हम दे देंगे। और एक बात और आपने नोटिस करी होगी, नहीं करी तो कर लीजिए, चाइना जिसके साथ जुड़ता है, पता नहीं उसको क्या पिला देता है कि वो भारत के खिलाफ हरकतें करना शुरू कर देता है। मैं 1 साल से आपको ये कहता आया हूं कि श्रीलंका भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। श्रीलंका भारत के खिलाफ कई बड़े कांड कर चुका है। ऐसे में एक बार फिर से श्रीलंका को जो बताइए, हम श्रीलंका को, भारत श्रीलंका को अंधाधुन पैसा देता है, अंधाधुन कर्ज देता है, साजो सामान देता है, और एक बार फिर से 24 इंडियन मछुआरों को, जी हां, नेवी ने, श्रीलंका की नेवी ने गिरफ्तार कर लिया। भारत की विदेश नीति कहां है भाई साहब? क्यों नहीं डांटते डपटते? आखिर श्रीलंका में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? सारी ताकत, सारा जोर भारत के मुसलमानों को ही दबाने में मोदी सरकार ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। उधर दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चाइना का जो हड़कंप देखा है, जो उसने अपने देश में लोगों के ऊपर मारपीट करी है, उसको लेते हुए निशाना ले। देखिए, असलियत यह है कि अमेरिका जिससे नाराज होगा, किसी न किसी बहाने फिर उसके अमेरिका के दोस्त यार भी उस इंसान से नाराज होंगे। जैसे फूफा होते हैं, शादी में फूफा अगर दूल्हे से नाराज हो गए तो फूफा के जो बहुत करीबी होंगे वो भी मुंह फुला लेंगे। भले ही दूल्हे की उनसे कोई बातचीत खराब नहीं है, दूल्हे की अगर कोई बात हुई है तो फूफा से हुई है, और फूफा भी मुंह फुला के बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जब दोस्तों ने, फूफा के आजू बाजू बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने देख लिया यार ये नाराज है, तो वो भी जबरदस्ती, भैया हमें तो खाने को भी नहीं पूछा, ये कोई बात हुई यार, ये गल, फूफा तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किया, बताओ मुझे पानी को नहीं पूछा, दूल्हे ने सलाम तक नहीं किया, तो मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए। इसी तरह से ऋषि सुनक ने अब कह दिया है, बहाना क्या बनाकर, जो कल मैंने दिखाया था दंगा वंगा जो हुआ है कोविड-19 को लेकर, जनता सड़कों पर है, तो ऋषि सुनक ने कहा कि गोल्डन एरा ब्रिटेन और चीन का ख़त्म हो चुका है, जो बेहतरीन चमकदार रिश्ता था अब वो ख़राब हो चुका है। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक ने बीबीसी के पत्रकार को गिरफ्तार करने और उसको जेल में डालने की भी निंदा करी है। और ऋषि सुनक का ये बयान काफ़ी जो है तड़कता भड़कता है और ट्रेंड कर रहा है। Now let's be clear, the so-called golden era is over, along with the naive idea that trade would automatically lead to social and political reform. But nor should we rely on simplistic Cold War rhetoric. We recognize China poses a systemic challenge to our values and interests. A challenge that grows more acute as it moves towards even greater authoritarianism. Instead of listening to their people's protests, the Chinese government has chosen to crack down further, including by assaulting a BBC journalist. The media and our parliamentarians must be able to highlight these issues without sanction
including calling out abuses in Xinjiang and the curtailment of freedom. इन सबके बावजूद चाइना पीछे नहीं हटा है और झुका नहीं है। चाइना ने उल्टा अपने जर्नलिस्ट को ज्ञान देते हुए कहा है कि पत्रकारों को वहां नहीं घुसना चाहिए जहां उनका कोई रोल ना हो। कमाल की बात यह है कि अफगानिस्तान, बड़ी खबर बता रहा हूं, अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान के जवानों ने अपनी जान देकर बॉर्डर लाइन खींची और वायरिंग करी, उस वायरिंग को तोड़ा। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कई जवानों को कत्ल भी किया और दोनों तरफ से टकराव की स्थिति भी है। ऐसे में अमेरिका की गुलाम वाली जो सरकार है और जिसको आप आसान ज़बान में पाकिस्तान की दहशतगर्द सरकार भी कह सकते हैं, शहबाज शरीफ की, उसकी विदेश मंत्रालय की पूरी डेलीगेशन और विदेश मंत्री, जी हाँ, तालिबान पहुंची हैं, अफगानिस्तान पहुंची हैं और तालिबान से उनकी मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि दोनों मिलकर कई बड़े काम करने वाले हैं और अब ये जो सरकार है, जाहिर सी बात है, तालिबान से भी अमेरिका के इशारे पर ही बातचीत करेगी और अमेरिका के सारे पॉइंट्स रखेगी। वहीं बड़ी खबर आपको ये भी बताते चलूँ, जो खबर मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, आपको पता है कि ईरान में जो दंगा हो रहा है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अमेरिका का इसमें हाथ है और कुछ लोगों ने माना नहीं था, लेकिन बाइडन की मैंने वो क्लिप दिखा दी थी जिसमें बाइडन सरकार ने, खुद बाइडन ने कह दिया था कि हम ईरान के लोगों को आज़ाद देखना चाहते हैं। सीधा ईरान के आतंकी और दहशतगर्द तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको समर्थन दे दिया था। अब अमेरिका ने चीन के भी प्रदर्शन को, देखिए स्क्रीन पर ये रिपोर्ट आई है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के तरफ से बयान दिया गया है कि हम चाइना और ईरान के अंदर शांतिपूर्वक प्रदर्शन देखना चाहते हैं। बगैरत ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन नहीं देखना चाहते, ये कह रहे हैं हम देखना चाहते हैं। और हकीकत में इन्हीं का पूरी दुनिया में बवाल चल रहा है। जहाँ भी कोई देश अंदर अंदर टूटता है, किसी भी देश को इनको तोड़ना होता है, ये ऐसे ही अपने स्लीपर सेल छोड़ देते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि एलन मस्क ने जानकारी दी है कि आईफोन यानी एप्पल ने एलन मस्क को धमकी दी है कि ट्विटर को एप्पल स्टोर से हटा देंगे। जानकारी और वजह एलन मस्क कह रहे हैं कि एप्पल ने नहीं बताई है, लेकिन मजाकिया अंदाज में एलन मस्क ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एलन मस्क यानी मैं आईफोन एप्पल के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दूंगा। जैसा आप जानते हैं फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल के बारे में, इजराइल का सुबह शाम एक ही काम है, फिलिस्तीनियों को मारना है। स्क्रीन पर इन दोनों भाइयों को देखिए, ये दोनों सगे भाई थे, दोनों को ही कत्ल कर दिया है इजराइल की आतंकवादी पुलिस ने। जी हाँ, इसके अलावा ये तीसरे शख्स हैं नौजवान जिनको गोली मारकर हेब्रोन में कत्ल किया है। यानी टोटल 3 लोगों को एक ही दिन में कत्ल कर दिया इजराइल ने। दोस्तों, वहीं पर आपको कल की एक खबर याद होगी कि अमेरिका की संस्था ने, जो फुटबॉल की संस्था है, उसने ईरान के जो फ्लैग था उसके अंदर का जो लोगो अल्लाह का था उसको हटा दिया था। बाद में आलोचना होने पर वो ठीक तो कर दिया था, लेकिन ईरान काफ़ी नाराज़ था और ईरान ने कहा था कि फीफा वर्ल्ड कप से अमेरिका की टीम को निकालिए, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई है। देखिए, अमेरिका के जो फुटबॉल के कोच हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है। जी हाँ, ईरान के सामने सर झुका दिया है और कह दिया है कि हम माफ़ी चाहते हैं। हमारी पूरी टीम को, यानी हमारे प्लेयर्स को, हमारी संस्था को ये पता ही नहीं था कि ऐसा किया गया है। अगर इससे ईरान को दुख हुआ है तो हम ईरान से माजरत यानी माफ़ी चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इराक और ईरान कभी अलग नहीं हो सकते। किस लिए, बताता हूँ। ईरान ने पिछले दिनों इराक पर घातक हमले किए, इराक ईरान से नाराज़ हुआ और नाराज़गी जताई। अब जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं वो भी ईरान के खुलकर समर्थक नहीं हैं। इन सब बातों को एक तरफ रख दिया जाएगा जब आप ये तस्वीर देखेंगे। ये देखिए, इराक के नए प्रधानमंत्री, जी हाँ, पहुँच गए हैं ईरान, तेहरान, और उनका बिल्कुल शाही अंदाज में स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, इराक के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत, जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर से बातचीत करी है, मुलाकात करी है। एक बात कान खोलकर आप समझ लीजिए, इराक के प्रेसिडेंट से ऊपर अगर कोई है तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर। उनसे इराक के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात इस बात को दर्शा रही है
कि इराक कुछ भी कर ले लेकिन ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान ने इराक के प्राइम मिनिस्टर का ईरान में आने से बड़ा फ़ायदा उठाते हुए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दे दिया। ईरान के प्रेसिडेंट ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और विदेशी फौजियों को इराक की सरजमीन से निकलना होगा, क्योंकि इराक में उन्होंने स्टेबिलिटी यानी आतंक मचा दिया है, हुड़दंग मचाया हुआ है और शांति भंग करी हुई है। बहरहाल पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आज बिल्कुल छाट कर आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल ही छाट कर, क्योंकि कल हमने लगभग 7 से 8 रिपोर्ट डाली लेकिन आप लोगों का इतना प्यार नहीं मिला, तो अब हम उतना ही काम करेंगे जितना आप प्यार देंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।